सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं खिलजी वंश के विषय में। खिलजी वंश में कौन कौन से शासक हुए थे, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे, कौन कौन से भवन निर्माण करवाए थे और किस तरीके से उनका पतन हुआ। हम पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश पढ़ा था और दोस्तों हम लोगों ने पूरा इस विषय का एक प्लेलिस्ट बना दिया है और सभी वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आपने पिछली वीडियोस को मिस कर दिया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक चला था और इसमें सबसे पहला शासक हुआ था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासन काल था 1290 से लेकर के 1296 तक, यानी कि इसने 6 वर्ष तक शासन किया था और ये खिलजी वंश का संस्थापक था, ये आप याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत का सबसे उदार शासक भी था। दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया था, यानी कि उसने अलाउद्दीन खिलजी को अपना दामाद बना लिया था। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, जलालुद्दीन अयोग्य और दुर्बल शासक सिद्ध हुआ। जब उसने अपना शासन करना शुरू किया तो दुर्बल भी था वो और अयोग्य भी था, यानी कि कोई भी हमला करके आसानी से उसके राज्य को जीत सकता था। परिणाम स्वरूप राज्य में विद्रोह उत्पन्न हो गए उसके और सन 1296 में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और स्वयं सुल्तान बन गया। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था और इसी ने इसकी हत्या कर दी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी थी और स्वयं सिंहासन पर बैठ गया था। अब देखिए इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1296 से 1316 ईस्वी तक। आप सभी लोगों में से अगर बहुत सारे लोगों ने इसे देखा भी होगा, पद्मावत मूवी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिखाया गया है, उसके जीवन के बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ से कार्यकाल स्टार्ट होता है। आप देखिए 1296 से लेकर के 1316 तक ये शासन करता है और इसका वास्तविक नाम क्या था? अली गुशाप, याद रखिएगा। और इसको सिकंदर द्वितीय भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में देवगिरी के अभियान के पश्चात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर शासक बना था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने क्या किया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हत्या करके ये शासक बना था। और कब? देवगिरी के अभियान के पश्चात। अब देखिए इसके बाद अलाउद्दीन सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखा था। ये याद रखिएगा आप लोग कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी स्थायी सेना रखी थी, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद इसने सेना में दाग और हुलिया प्रथा का प्रचलन चलाया। अब दाग और हुलिया का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। दाग और हुलिया का मतलब होता है दोस्तों, जैसे दाग होता है कि किसी चीज पर दाग लग गया, जैसे आपके कपड़े पर दाग लग गया तो जल्दी छूटता नहीं, किसी भी चीज का हो, चाहे वो दाल का हो, कोई मसाला लग गया हो। ऐसे ही युद्ध में दो दो तरफ से का मतलब है कि दोनों ही तरफ से, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों साइड से क्या होता था कि दोनों के सैनिकों के पास घोड़े होते थे, हाथियां होती थी, इन्हीं से युद्ध होता था, आप सभी को पता है। तो ये सोचता था कि कैसे हम अपने घोड़ों को दुश्मन के घोड़ों से अलग दिखाएं, यानी कि जो हमारे दुश्मन का घोड़ा है कहीं हमारे घोड़े उसमें जाकर के मिल ना जाए। तो इसके लिए इसने क्या किया था, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि इसके जितने भी घोड़े थे उनको इसने क्या किया, उन सभी के शरीर पर एक दाग लगवा दिया। तो दाग लगवाने का मतलब क्या है कि लोहे की गर्म छड़ से ही समझ लीजिए आप लोग कि सभी पर दाग लगवा दिया, सभी घोड़ों पर। इससे क्या हुआ कि युद्ध के समय में इसे अपने घोड़ों को आसानी से ये लोग पहचान सकते थे कि कौन सा हमारे पक्ष का घोड़ा है, कौन सा दुश्मन पक्ष का घोड़ा है। तो इसलिए इसने क्या किया था, अपनी सभी सेनाओं पर यानी कि सभी घोड़ों पर इसने दाग लगवा दिया था। तो आप याद रखिएगा कि कौन सा शासक था जिसने दाग और हुलिया प्रथा चलवाया था, तो ये चलवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने भू राजस्व व्यवस्था में इक्तेदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। इसके स्थान पर विश्वा नामक प्रणाली को प्रारंभ किया था। इसने कुल उपज का 2/3 यानी कि 2/3 अनाज लिया। दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये क्योंकि गांव में अनाज उत्पन्न होता था तो ये 2/3
अनाज लेता था, यानी कि 2/3 लगान लेता था, उसको क्या करता था, ये जो नगरों में रहने वाले लोग थे उन तक इस अनाज को पहुंचाता था। तो और ये जितना भी अनाज किसान देते थे राजस्व में, किसानों से सीधा संबंध स्थापित करता था। ये पहला शासक था जिसने किसानों से सीधा संबंध स्थापित किया था कि वो कितना कर दे रहे हैं और कितना हमारे राज्य में उत्पन्न हो रहा है अनाज। इन सब पर इसने बहुत ही ध्यान दिया था। अब इसके बाद देखिए, इसने चरी चारागाहों तथा खरी गृह कर भी लगाया था। अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक रामचंद्र यादववंशी को राय रायन की उपाधि प्रदान की थी। अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खां ने गुजरात विजय के उपरांत 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। आगे चलकर मलिक काफूर दक्षिण भारत के अभियानों का सेनापति बना। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा कि जो 1000 दिनारी किसको कहते हैं, यानी कि क्यों 1000 दिनारी कहा गया है मलिक काफूर को, क्योंकि इसको नुसरत खां ने 1000 दिनार में खरीदा था। यानी कि ये क्या था, ये भी क्या था, एक गुलाम था, मलिक काफूर भी। तो कौन था, नुसरत खां। अलाउद्दीन का सेनापति था नुसरत खां और इसने 1000 दिनार में मलिक काफूर गुलाम को खरीदा था। और जो मलिक काफूर गुलाम था ये बहुत ही शक्तिशाली था और बहुत प्रतिभाशाली था। इसने दक्षिण भारत के अभियानों का सेनापति इसलिए इसको बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा कि 1000 दिनारी किसको कहा गया, मलिक काफूर को कहा गया, क्योंकि ये बहुत फेमस नाम है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बाद अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी को संरक्षण दिया था। यानी कि जो अलाउद्दीन था इसने अपने राज्य में विद्वानों को, लेखकों को भी संरक्षण प्रदान किया था। आपने देखा अभी गुलाम वंश में भी अमीर खुसरो को विद्वानों में स्थान प्राप्त था और गुलाम वंश के समय में ही इनको क्या कहा गया, तूतीय हिंद कहा गया। और जिसको आज तक लोग कहते हुए आ रहे हैं कि तूतीय हिंद किसको बोलते हैं, अमीर खुसरो को बोलते हैं, या भारत का तोता किसको कहते हैं, अमीर खुसरो को कहते हैं। अब देखिए, अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के उपरांत वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की। तो यहाँ पर आप देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लगाया था, तो ये आप याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। ठीक है, तो कब लगाया था, चित्तौड़ विजय के उपरांत। यानी कि बाजार नियंत्रण प्रणाली का मतलब क्या होता है, बाजार नियंत्रण प्रणाली का मतलब होता है कि बाजार में बहुत सारी चीजें बिक रही हैं, अनाज बिक रहे हैं, कपड़े बिक रहे हैं, जूते चप्पल बिक रहे हैं, हर चीज बिक रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ दुकानदार उन्हीं चीजों की कीमत क्या करते हैं, अगर कोई चीज 50 रुपए किलो कोई बेच रहा है तो कोई आगे चल करके वही 100 रुपए किलो बेचने लगता है, 80 रुपए किलो बेचने लगता है। तो इस तरीके से इसने बाजार पर नियंत्रण प्रणाली लगाई थी अपने गुप्तचरों के माध्यम से, जिससे कि बाजार पर नियंत्रण रह सके। तो ये आप याद रखिएगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली का मतलब है कि सभी वस्तुओं का जो मूल्य है वो जो निर्धारित मूल्य लगाया गया है सरकार के द्वारा, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, वही चीजें यहाँ पर लागू होती थी। और जितना मूल्य पर वो कहते थे उतने ही मूल्य पर बाजार में जो व्यापारी होते थे उनको सामान को बेचना होता था। इसके समय में मंगोलों के आक्रमण सबसे अधिक हुए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है कि मंगोलों के आक्रमण सबसे अधिक किसके समय में हुए, तो दोस्तों मंगोलों के आक्रमण सबसे ज्यादा हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो अलाउद्दीन ने क्या किया था, जो पुराने किले थे उसके महल के आसपास, उसके राज्य के आसपास, उसने उन पुराने किलों की मरम्मत करवाई थी और नए किले भी बनवाए थे ताकि मंगोलों से राज्य की रक्षा की जा सके। इसके बाद देखिए, व्यापार किस तरीके से थे, खाद्यान्न व्यापार थे उस समय, निर्मित वस्तुओं का बाजार था, दैनिक उपभोग की वस्तुओं का बाजार था, पशु एवं गुलामों का भी बाजार था। यानी कि जो मलिक काफूर आपने देखा था गुलाम खरीदा गया था नुसरत खां के द्वारा, जो कि किसके सेनापति थे, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। तो यहाँ पर देखिए पशुओं और गुलामों का भी बाजार लगता था उस समय। दीवान ए रियायत का मतलब, रियासत का मतलब क्या था, दीवान ए रियासत कहते थे बाजार नियंत्रक को। जैसा कि मैंने आपको कहा कि वो गुप्तचरों के माध्यम से और अलग अलग अपने सेनापतियों को उसने अलग अलग जिम्मेदारी दी थी कि किस तरीके से बाजार पर पूरा नियंत्रण स्थापित किया जा सके। सहना ए मंडी बाजार अधीक्षक। इसके बाद है वरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक, सराय अदल यानी कि न्याय अधिकारी, और वरीद या मनहयान गुप्तचर।
तो इस तरीके से उसने गुप्तचर भी लगाए हुए थे ताकि राज्य में जो वस्तुओं का मूल्य है वो निर्धारित मूल्य से ही व्यापारी वस्तुओं को बेचें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा खिलजी वंश समझ में आया होगा और इसमें जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो सब आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी क्लासेस छूट गई हैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग सभी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं और सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है और सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा आज का। अब अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर आज खिलजी वंश खत्म हुआ। खिलजी वंश के बाद फिर हम अगला जितने भी वंश है ऐसे एक क्लास में हम पढ़ते जाएंगे ताकि आप लोग भी अच्छे से समझते जाइए और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे से कंटेंट हम लेकर के आते रहेंगे। आपको जहां कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी विषय में, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। हम आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और आप सभी को ऐसे ही सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाते चलेंगे। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको विभिन्न विषयों के नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ आपको सभी विषयों के वीडियोस भी मिलेंगे। चैनल के व्हाट्सएप का नंबर मैं बताती हूँ आपको, आप जरूर उसको नोट कर लीजिए, 7705 95 45 49। इस ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं और यहाँ से आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी हमारे चैनल पर जितनी भी उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ आपको आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करके भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहें और सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लग रही तो प्लीज अपने अच्छे प्यारे कमेंट्स हमें दिया करिए और लगातार हमें ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहा करिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वंश के विषय में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लगातार हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।